गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा समझ में आ गया सारा? बुक से पढ़ाई की थी? हाँ या ना? किस किस ने नहीं पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ी है ना? ठीक, ठीक है, चलो ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पढ़ रहे थे। ठीक है, जल्दी आओ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ये यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पीटी और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपने पीवाईक्यूज देखे? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था मेंस के लिए ना, तो पीटी के तो देखे नहीं होंगे, लेकिन मेंस के भी देखे कि नहीं देखे? ईमानदारी से नहीं देखे हैं, इसीलिए हाँ करते करते आपका खुद अंदर से आपका मन कह रहा है झूठ मत बोल। ऐसा हो रहा है ना? हाँ भी ढंग से नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो? पीवाईक्यूज निकालो, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर निकाल के रखिए, प्रिंट करा के रखिए और फिर उनमें से देखते रहिए। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से फैक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, कैसे इसके गठन का समय, इसमें शामिल लोग, ठीक है, और इनके अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां कहां अधिवेशन हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अध्यक्ष से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अधिवेशन, किस ईयर का अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ, है ना? वर्ष, स्थान, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। लेकिन जब हम बात मुख्य परीक्षा की करते हैं तो कल जो एनालिसिस हुआ था क्लास में कि इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे क्या परिस्थितियां थी, क्यों इसका गठन हुआ, ठीक है, इसके गठन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, राष्ट्रवाद की भावना का कैसे उदय हुआ भारत में, कैसे भारतीय राष्ट्रवादी नेता इस बात के लिए प्रेरित हुए कि उन्हें अपना खुद का एक राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए, एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जहां पर पूरे भारत के लोगों की जो मांगे हैं, जो बात है, जो उनका प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए शासन में, ठीक है, उसके लिए एक मंच तैयार किया जाए, कैसी अपनी बात शासन तक पहुंचाई जाए। ये जो एनालिसिस है ना बेटा, यही मेंस में आएगा। आपको लगेगा नहीं सीधे सीधे कि तो सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, लेकिन उसी के सराउंडिंग में से क्वेश्चंस बनते हैं। समझ रहे हो? 19वीं शताब्दी का कौन सा समय चल रहा है? ये अंतिम है ना, 1885, 19वीं सेंचुरी का लास्ट फेज चल रहा है 19वीं शताब्दी के। इसी से क्वेश्चन पूछ लिख दिया 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीयों के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ। बैठ जाओ आराम से, शांत हो जाओ, आराम से बैठो, और जब लेट आया करो तो इतना अंदर उसके बाद बैठा करो, साइड में सीट देखा करो, क्लास डिस्टर्ब होती है इसे। हाँ ठीक है, तो 1885 मतलब 19वीं शताब्दी के लास्ट फेज में, 19th सेंचुरी के लास्ट फेज में किस तरीके से राजनीतिक भावना का विकास हुआ भारत में, उसका उदय हुआ, और भारतीय आगे आए किस लिए,
ताकि पूरे भारत के जो लोग हैं उनको राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी बात थी। देखो हिस्ट्री में जानती हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसके साथ, बच्चे इससे बड़े कैजुअली लेते हैं। उनको लगता है हिस्ट्री में समझना क्या है, याद ही तो करना है, रटना ही तो है हिस्ट्री में, तो रटा हुआ है सारा। 1885 में गठन हुआ, बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ, पहली बार वहां पे 72 प्रतिनिधि मिले, WC बनर्जी, ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता कर दी, ज्यादातर वकील थे, बस ऐसे रटे हुए हैं कुछ फैक्ट्स। ये UPSC का एग्जाम है, जब मेंस के क्वेश्चन देखोगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हिस्ट्री को, ये हिस्ट्री का सही तरीका है ही नहीं, सीक्वेंस में याद करना रट लेना ये तरीका है ही नहीं UPSC का, समझना पड़ता है। दो इंसिडेंट्स है उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी घटना, ठीक है, ऐसा हो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं सकती है। पहले की हुई घटनाओं की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगली घटना हो। समझ रहे हो? तो आप सोच के देखिए 1857 में भारत में क्रांति हुई, क्रांति के बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ताज का शासन भारत में स्थापित हुआ। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, ये शिक्षित भारतीयों की पहल थी, ये राष्ट्रवादी भारतीयों की पहल थी, जिन्होंने राष्ट्र के स्तर पर सोचा, क्षेत्र के स्तर पर नहीं, किसी वर्ग विशेष के आधार पर नहीं सोचा। किस आधार पर सोचा? पूरे राष्ट्र के स्तर पर सोचा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसने पहल की, जिसने सोचा, उसने पूरे भारत की सीमा को पहले एक राष्ट्र में महसूस किया होगा, और ये तरीका निकालना कि आखिर में भारतीयों को सबको एक जगह एक स्थान पर कैसे लाया जाए कि वो अपनी जाति, अपना धर्म, अपना क्षेत्र, अपनी भाषा, ये जितनी भी पहचाने हैं, विशेषताएं हैं, इन सबको साइड में कर दें और सिर्फ एक पहचान रह जाए, और वो पहचान रह जाए भारतीय होना। तो क्या इतना आसान था उन परिस्थितियों में भारत की जनता को जागरूक करना? एक देखो, समाज के ऊपर निर्भर करता है किसको जागरूकता में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये वो समय था, इसे आज का समय मत समझिए, इसे आप उस समय में जाइए। ये 1885 की हम बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए इतिहास बदलता कितनी जल्दी है, परिस्थितियां, समय कितनी जल्दी परिवर्तित होता है। सबके पास आज स्मार्टफोन है। आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले बेसिक फोन हुआ करते थे। कभी सोचा था किसी ने कि बात करते वक्त ऐसे वीडियो कॉल भी हो जाया करेगी, देख लिया करेंगे? सोचा था? उससे कुछ वर्ष पहले, ठीक है, जब लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे घर पे, तो क्या किसी ने सोचा था कि मुझे निजता इतनी ज्यादा मिल जाएगी, इतनी प्राइवेसी मिल जाएगी, मेरे पास फोन होगा, उसको लेके मैं घूमूंगा? नहीं सोचा था ना। और उससे भी पहले जब लेटर लिखे जाते थे, पत्र हुआ करते थे, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को जब खत लिख कर भेजा करते थे, क्या तब किसी ने सोचा था कि ऐसे कोई डिवाइस बनेगी कि हम दूर बैठ के एक दूसरे की आवाज सुन लेंगे? तो आप सोच के देखिए 30 सालों के अंदर जब इतना परिवर्तन हो गया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 1885 की बात कर रहे हैं। और उस समय के राष्ट्रवादी नेता, जिनके पास साधन बहुत कम थे, जिनके पास साधन कम थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, ऐसे समय में पूरे भारत में यात्राएं कर करके, लोगों को इकट्ठा करके, उनको स्पीच देकर उनको समझाना, उनको बताना कि लोकतंत्र नाम की भी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, ऐसे देश में जहां पर जिन्होंने राजतंत्र देखे हो। समझ रहे हो? भारत का वो समाज, भारत की वो जनता जो उस समय अपनी परंपराओं से, अपनी रूढ़ियों से इतनी जुड़ी हुई थी। आज जातीय व्यवस्था दिखाई देती है समाज में, आज है ना, है ना?
अब जहां से ग्रामीण क्षेत्र से जैसे भी जुड़े हुए होंगे, वहां के समाज में और यहाँ के समाज में अंतर है ना, यहाँ इतना नहीं दिखाई देता। एक जगह का अंतर हो गया और व्यवस्थाएं इतनी परिवर्तित हो गई, समझ रहे हो? व्यवस्था में इतना फर्क। तो आप सोचिए 1885 का भारत सोच के देखिए, उस समय ये सामाजिक व्यवस्थाएं कितनी कट्टर हुआ करती होंगी। तो क्या इतना आसान था भारत के लोगों को एक जगह एक मंच पर खड़े कर देना? बिल्कुल भी नहीं था। तो वो राष्ट्रवादी नेता जिनके लिए, उनके लिए तो दो दो समस्याएं थी, दो दो चैलेंजेस थे उनके। तो एक तो शासन के विरुद्ध और दूसरा अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही भारतीयों को एकत्रित करना, सबसे बड़ा चैलेंज। और तब उन्होंने इसका समाधान कैसे ढूंढा? इस नाम से ढूंढा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने क्या कह दिया? हम सबकी एक पहचान है, हम सब क्या हैं? भारतीय। और जब सब भारतीय हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा कौन महिला है, कौन पुरुष है, ठीक है, कौन किस जाति से है, कौन कितना अमीर है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन किसकी भाषा कौन सी है, कौन से क्षेत्र से आए हैं, भारतीय। और कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे? राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाएंगे। यहां पर क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होंगे, किसी विशेष वर्ग के मुद्दे नहीं होंगे, राष्ट्र के स्तर के मुद्दे उठाए जाएंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। बेटा यहां से क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है, और डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एनालिटिकल क्वेश्चन ही बनेगा यहां से जब भी बनेगा। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि इस संगठन से पहले, इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या भारत में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बने थे? बने थे, बल्कि 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले से बनने शुरू हो गए थे। उससे पहले से संगठन बन रहे हैं। लेकिन उनकी खास बात क्या थी, विशेषता क्या थी? वो क्षेत्रीय संगठन थे, सीमित लोग उसमें शामिल होते थे, किसी वर्ग विशेष से संबंधित वो संगठन होते थे, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते थे। इसीलिए वो संगठन उसी क्षेत्र तक सीमित रह गए। उनकी डिमांड्स बस वो जो किसी वर्ग विशेष की डिमांड्स हुआ करती थी वहीं तक सीमित रह गई। और 1885 तक आते आते आप सोच के देखिए, कुछ तो ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी 1857 से लेके 1885 तक, ठीक है, जिसने भारतीयों को इतना प्रेरित कर दिया कि अब हमें खुद भारतीयों के लिए एक बड़ा मंच बनाना है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, आगे का भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यूपीएससी वाला माइंडसेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चीजों पे चिंतन करना सीखिए, आप विचार करना सीखिए। क्लास में कदम रखते ही सबसे पहला ख्याल ये आ जाना चाहिए कि आप किस चीज की क्लास अटेंड करने आए हो। सोचो तो सही, आप कहते हो मैं आईएएस आईपीएस बन सकता हूं, अपने आप को देख के पहले उस चीज को महसूस करो कि आप किस चीज की तैयारी करने के लिए आए हो। वैसा स्वभाव, वैसा व्यवहार लेकर आइए, पहले उसको अपनी तैयारी में उतारिए, उस स्वभाव को, उस व्यवहार को, उसी तरीके से पढ़िए। ये मैं सोचिए कि इतिहास है, हिस्ट्री है, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह नहीं, सब्जेक्ट की तरह नहीं, सब्जेक्ट को एग्जाम की डिमांड की तरह पढ़िए। ठीक है, तो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ था, क्या ये एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे गठित हुई थी? है ना, बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके गठन को लेकर, आईएनसी के गठन को लेकर, इसके फॉर्मेशन को लेकर। इसे कहा जाता है कि ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है एक, ठीक है, ऐसी और भी एक दो थ्योरीज हैं। कहा गया कि इसका गठन इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश शासन को
सुरक्षित रखा जा सके। किसको सुरक्षित रखने की बात की जा रही है यहाँ पे? ब्रिटिश शासन को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉर्मेशन मतलब इसके गठन के से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत रखे गए। किसी ने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ताकि ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखा जा सके। किसी ने कहा कि नहीं, ये तो एक षड्यंत्रकारी संगठन है, षड्यंत्र है ये भारतीयों के विरुद्ध। भारत में जो उभरती हुई राष्ट्रवादी भावना है ना, इसका दमन करने के लिए ये राजनीतिक मंच बनाया है। और ये राजनीतिक मंच बनाने में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कसूरवार नहीं है, कुछ भारतीय राजनेता भी इसके हिस्सेदार हैं, ऐसे भी थ्योरी है। ठीक है, किसी ने ये भी कहा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये एक ऐसा राजनीतिक मंच है, ठीक है, जो भारत की राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने में बहुत ज्यादा योगदान देगा। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहा जाता है इसे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रतिपादित किया। ठीक, तो आज की हमारी क्लास है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी कितनी करेक्ट है, या एक क्या सिर्फ एक मिथक है या फिर ये सच है कि एक सेफ्टी वॉल के तौर पर इसका गठन किया गया। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके बाद जो बाकी के जो दो सिद्धांत और अभी मैंने बोले उनको भी लिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ऊपर लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हेडिंग लिख ली, लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करिए, ऑनलाइन में भी सभी नोट्स बनाइए। गुड मॉर्निंग शुभम, शिवम, रविंद्र, जुगनू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को दिसंबर 1885 को या 85 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके गठन में ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी, ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम इसके गठन में ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम और कुछ राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रथम अधिवेशन, शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, प्रथम अधिवेशन। तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी, है ना। लिखो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज
संस्कृत कॉलेज बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखो अन्य महत्वपूर्ण, अन्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता। नाम लिखिए। लिखो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, एस रामास्वामी मुदालियार, एस रामास्वामी मुदालियार, और लिखो रमेश चंद्र दत्त, मुदालियार, र और लगा होता है, पूरा लिखो। ये रमेश चंद्र दत्त इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय संपूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अधिकांश वकील थे, जिनमें अधिकांश वकील थे। जिनमें अधिकांश वकील थे। ठीक है, चलो अब ये तो हमने देख लिया कि 1885 में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पूर्ण हुआ। 72 लोग इसमें शामिल थे, 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, और ये कौन थे? भारत के राष्ट्रवादी नेता थे। अब इतना तो आप समझ जाओ कि ये जो 72 लोग शुरुआत में जो शामिल हुए, ये राजनीतिक रूप से जागरूक लोग थे, है ना। अब जब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और 72 लोग जब एक जगह शामिल हुए होंगे, इकट्ठे हुए होंगे, ठीक है, एक मंच बनाया जिन्होंने, ठीक है, तो जब भी कोई संगठन बनता है ना, संगठन एक तो होता है ऐसे ही आके गेट टुगेदर करना, मीटिंग करना, चर्चा कर लेना, एक होता है किसी संगठन का निर्माण कर लेना। तो जब कोई संगठन बनता है तो संगठन के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी संगठन नहीं बनाया जाता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? क्या, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया, बताइए। हाँ लिखिए उद्देश्य, छोटी हेडिंग बनाइए, लिखिए उद्देश्य।
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का महत्वपूर्ण का सबसे मुख्य उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था। भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था। अब जहां आपने लिखा है राजनीतिक रूप से जागरूक करना, उसको अंडरलाइन करिए, पढ़ो एक बार उसे, क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक बार बाकी बच्चे भी सभी पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक रूप से जागरूक करना, किनको, भारतीयों को। भारतीय शब्द को भी अंडरलाइन करिए, ठीक है। भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की बात आ रही है, ठीक है। अब जरा एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, हम किस समय की बात कर रहे हैं, 1885। उस समय में 1885 में भारतीय मतलब 1885 का भारतीय, सोचिए कैसा भारतीय होगा, जो अधिकांश कृषि क्षेत्र में शामिल होगा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में शामिल होगा, जिसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कमजोर होगी, शिक्षा का स्तर जिसमें कम होगा, ठीक है। उनको, उन भारतीयों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब उन भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की बात की जा रही है। जागरूक करना मतलब उनको, जागरूक करने का मतलब क्या होता है, ये बताना, पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको कि ये अधिकार होते हैं तुम्हारे। जागरूक करने का मतलब क्या होता है कि उनकी चेतना को जागृत करना, उनको ये एहसास दिलाना कि आप, हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था हमारे लिए नीति बनाए, हमारे अनुसार नीति बनाए। इसके लिए हमें अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। भारत के नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ अधिकार बनते हैं, हमारे उत्तरदायित्व भी है, हमारे अधिकार भी बनते हैं, ठीक है। और ये जागरूकता किस परिप्रेक्ष्य में लाई जा रही थी, राजनीतिक रूप से जागरूक करने की बात की जा रही थी, ठीक है। और राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं तो कैसी, किस तरीके की, क्या परिकल्पना की थी उन्होंने, कैसी राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे थे। और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का केंद्र क्या होता है, जनता होती है ना। जहां पर शक्ति का केंद्र जनता होती है, वहां पर उसी जनता को जागरूक किया जा रहा था, उसी जनता को जागरूक करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब उनको जागरूक करना है, भारतीय लोगों को जागरूक करना है, तो तरीके कैसे अपनाए गए होंगे बताइए। अब उद्देश्य तो एक लाइन में लिख दिया, अब रटेंगे तो याद हो जाएगा एक लाइन में, लेकिन अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आप मुझे बताइए कि उस समय के भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए किस प्रकार के मतलब तरीके उन्होंने अपनाए होंगे, क्या मेथड्स यूज किए होंगे, बताइए। ठीक है। ठीक है, तो जागरूक करने के लिए कि कैसे तरीके उन्होंने अपनाए, बताइए। अब एक एक पॉइंट्स बोलते रहिए, मैं लिखती रहूंगी, चलो बताइए। अच्छा, आपने कहा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, क्या, अब पूरी लाइन बोलिए, बताइए कैसे जागरूक करेंगे।
अच्छा, और कोई? जनसभाओं के माध्यम से, ठीक है। हाँ, क्या कहा? और बताओ। उसका यूज हुआ था बाद में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसका भी यूज हुआ था। हाँ, और बताइए। जनसभाओं के माध्यम से मतलब लोगों को एकत्रित करना, जनसभाएं करना, उनको बताना कि एक देश के नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते आपके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या आपके अधिकार बनते हैं, आप अपनी मांग किस तरीके से शासन तक रख सकते हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। समझ रहे हो? तभी तो लोगों का विश्वास बनेगा। जब उनकी समस्याएं सुनेंगे तब उनसे ये कहा जाएगा कि देखिए, आप दक्षिण भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत के लोग भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। उनको ये बताना कि गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में भी इसी तरीके की शासन की नीतियां हैं, वहां के भी लोग इसी तरीके से परेशान हैं। तो आप अपने भी जो आपकी जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उठा सकते हैं। उनको जागरूक करना, उनको अधिकार कि ये ऐसा नहीं है कि ये शासन ने नीति बना दी तो आपको उसका पालन करना ही करना है। अगर नीति सही नहीं है तो आप उसका विरोध करेंगे, ये आपका अधिकार है। जागरूक करना, उनको ये बताना कि ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, भारत के बाकी क्षेत्रों में भी इसी तरह की नीतियां हैं, ऐसे ही लोग वहां पर भी परेशान हैं। अब जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा, पूर्व के व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि पश्चिम के व्यक्ति को भी या वहां के समाज को भी यही समस्याएं हैं, वहां के लोगों को भी इसी तरीके की समस्याएं, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। तो एक मंच पे लाने के लिए सबको सबको एक करना पड़ेगा ना, सबकी समस्याएं एक जैसी दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि शासन एक ही था तो समस्या थी एक जैसी। ठीक है, लिखिए इस उद्देश्य को, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस उद्देश्य को उद्देश्य कौन सा? भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए, है ना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की गई, अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की गई। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की गई, कॉमा, जनसभाओं के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया गया, ठीक है। अब जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो राष्ट्रवाद की भावना भी तो जागृत करेंगे ना, भाषण देंगे। ठीक है, लिखो भाषण के माध्यम से, कॉमा करके लिखते रहिए, भाषण के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, कॉमा, भारतीयों के मन में भेदभाव, क्षेत्रवाद, को कम करके एक होने की प्रेरणा देना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों की समस्याओं, भारत के विभिन्न हिस्सों की समस्याओं एवं शासन के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की, शासन के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की जानकारी देना और भारतीयों को इस राजनीतिक मंच पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय मुद्दों को शासन तक पहुंचाने की प्रेरणा देना शासन तक पहुंचाने की प्रेरणा देना इत्यादि कार्य किए गए। अब एक बारी पढ़ो सारे पॉइंट्स और थोड़ा सा लाउडली पढ़िएगा, मैं भी सुनूं। सभी पढ़ेंगे? हाँ, देखो क्या होता था जब इकट्ठा होते थे ना, सभी लोग साक्षर नहीं थे, जिसे पढ़ना आता था वो सब लोगों को इकट्ठा करके फिर वो पढ़ते थे, वो सुनाते थे। ठीक है, हाँ, अब पढ़िए, एक एक जो एक एक लाइन लिखी है ना उसको पढ़िए, उसका मतलब समझिए। पढ़ो, सभी ऑनलाइन वाले भी पढ़ेंगे, जो लिखा है उसे पढ़ेंगे अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ लिया सभी ने। अब एक क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए, इसी के तुरंत बाद प्रश्न लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीयों को एकजुट करने एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने में एकजुट करने एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाई। वर्ड लिमिट 150, 150 शब्दों में। क्वेश्चन पढ़िए एक बारी। क्वेश्चन समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीयों को एकजुट करने और उनमें राजनीतिक जागरूकता लाने में अपनी भूमिका निभाई। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप?
अभी हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं, पहले आप परिचय लिखेंगे क्वेश्चन का, परिचय लिखेंगे तो परिचय कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, 150 वर्ड लिमिट हमने बताया है ना। जब 150 वर्ड में जब आपको आंसर लिखना होता है तो आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन जब आंसर लिखते हैं तो परिचय लिखते हैं, है ना, तो कम से कम 25 से 30 शब्द। एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हो आप, 6 के आसपास, है ना, तो 25 के आसपास मान लीजिए, 25 वर्ड्स। उसके बाद जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो 25 शब्द यहाँ पे कितने हो गए, 50 हो गए, बचे कितने, 100। अब ये 100 शब्द लिखने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितनी लाइनें आएंगी आपकी कॉपी में, बताइए। हाँ, लगभग 15। ठीक है, अगर 6 से 7 शब्द ऑन एन एवरेज लिख रहे हो तो ठीक है, 12 से 15 मान लीजिए, 15 के आसपास। अब जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं, कितने पॉइंट्स लिखे बताइए, इनको हेडिंग बना के इसी को एक्सप्लेन करते चलना। समझ में आ रहा है? इसी, ये जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स लिखे कैसे हैं, पढ़ना, 1-2 पॉइंट्स पढ़ो, कैसे लिखे हैं। यात्राएं करना, ठीक है। अब जब आप यात्राओं की बात करोगे तो ये तो बना दिया आपने हेडिंग, ठीक है। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो इसका उदाहरण भी दे सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो अधिवेशन भी किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं हुए, उसके तो अधिवेशन भी भारत के अलग अलग हिस्सों में हुआ करते थे। अब यही शब्द लिखने में आपकी 2 से 3 लाइनें हो जाएंगी, 2 से 3 लाइनें हो गई, हो जाएंगे 100 वर्ड्स आराम से, 100 शब्द हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके द्वारा राजनीतिक जागरूकता लाना, राष्ट्रवाद की भावना फैलाना, भारतीयों को एकजुट करना, ऐसे जितने भी शब्द आ जाएं और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान पूछ लिया जाए तो आपका आंसर बना देना। समझ में आ गई बात? हाँ, है ना, आ तो गई ना। अब इसको लिख के प्रैक्टिस करना है घर पे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए और आप अभ्यास करें उस चीज का, प्रैक्टिस करिए बस। पानी पीजिए आप, ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये हमने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब, कहां, कैसे हुआ, किन की भागीदारी थी, किन का योगदान था, एओ ह्यूम और कुछ भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने के सहयोग ने एक अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक मंच बनाया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता लाना। अब यही जो शब्द हमने लिखा कि भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता लाना, ठीक है, लास्ट स्लाइड देखिए, तो जहां हम भारतीयों को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां देखिए भारतीय कौन से, भारतीय समाज के लोग, और भारतीय समाज कैसा था, अलग अलग धर्म में बटा हुआ, अलग जातियों में बटा हुआ, क्षेत्र के हिसाब से परंपराएं अलग, रीति रिवाज अलग, ठीक है ना। तो कितनी मुश्किलें होंगी उनको कि भारतीयों को एकजुट करने में, कि उनको राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने में। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए होंगे या वहां के लोगों से मुलाकात हुई होगी, उनको जागरूक करने की बात की हुई, तो उन्होंने क्या कहा होगा, ये शासन वासन हमें क्या मतलब, हमें कौन सा सरकार चलानी है, आज भी कह देते हैं ना। तो इस तरीके के विचार उन्होंने भी सुने होंगे, और फिर उनको ये एहसास दिलाना कि महोदय आप खुद चाहे सरकार का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन हमें इतना सक्षम बनना है कि आप अपने पसंद के योग्य व्यक्ति को सरकार में भेज सकते हो। समझ रहे हो आप बात, कि आपको शासन नहीं चलाना है, लेकिन आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त करोगे ना, तो उस चीज के लिए लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और
हाँ, और जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो आप निष्कर्ष में भी ये पॉइंट ऐड करोगे कि उस समय के भारतीय समाज को एकजुट करना जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, और ऐसे में एक अखिल भारतीय स्तर पर उनको लाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके यात्राएं की, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, जनसभाएं की, उनकी समस्याएं पूछी, उनका निदान किया। बहुत सारी समस्याओं का तो वहीं के भी सोल्यूशन कर देते थे वो, और जो बड़े मुद्दे होते थे उनको उनके लिए प्रेरित करते थे कि आप एक मंच पर आइए। ठीक है, और वहां जाकर लोगों को जागरूक किया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, और उनके प्रतिनिधि मतलब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनते चले गए। उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करते रहे, ताकि अलग अलग क्षेत्र के लोग जब इसके सदस्य बनेंगे तो वो सदस्य अपने क्षेत्र में जब वापस लौटेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर उन उद्देश्यों को पूर्ण करेगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब ये हुआ। अब इसके गठन से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो सिद्धांत जो प्रचलित हुआ उसे कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थियरी। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो अब लिखिए, एक लाइन लिखिए, पहले लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए जिनमें से सेफ्टी वॉल्व, इन्वर्टेड कॉमास में कर देना, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित हुआ गुड आफ्टरनून गुंजन, नायब, अच्छा नायब मलिक, सचिन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे अधिक प्रचलित हुआ। अब हेडिंग लिखिए, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। लिखो, अब पहले समझो इसको, फिर लिखेंगे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। ऐसा माना गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में जो गठित हुआ है, ये इसका उद्देश्य ये दिखाया जा रहा है कि हम भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य दिखाया जा रहा है कि भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है ना। लिख देती हूँ मैं, भारतीयों को राजनीतिक जागरूकता, शॉर्ट में लिख देती हूँ राजनीतिक जागरूकता। किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका गठन किया गया एओ ह्यूम प्लस कुछ राष्ट्रवादी नेता। आप जरा इसी को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लाइनें पढ़ी एक बार। यहां पर लिखा है राजनीतिक जागरूकता इसका उद्देश्य था, भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था, ठीक है।
एओ ह्यूम इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और साथ में कौन थे? राष्ट्रवादी नेता। अब कहा कि एक बात सबसे ज्यादा सोचने वाली ये है कि जो एओ ह्यूम थे ये खुद ब्रिटिश अधिकारी रह चुके थे, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर रह चुके थे। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर? ब्रिटिश ऑफिसर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी? एक साम्राज्यवादी शक्ति थी। भारत क्या था? उपनिवेश। बहुत ध्यान से समझना इसे। तो भारतीय कौन थे? उपनिवेश की जनता। उपनिवेश की जनता थे भारतीय। और इसके गठन में, इसके फॉर्मेशन में जो योगदान जो दे रहे थे वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भारत के अंदर रहते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश शासन के अधीन एक उपनिवेश की जनता को राजनीतिक रूप से जागरूकता दिलाने में मदद कर रही है। बताइए, क्या यकीन किया जा सकता है इस बात के ऊपर? हाँ, ये ट्रस्टेबल फैक्ट था ही नहीं। उन्होंने कहा मान ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए ये चाहते हो, एक बार को सोच लिया जाए एओ ह्यूम के बारे में, तो जो इनका करियर रहा भारत में, बहुत लंबा इनका करियर रहा, और खुद 1882 तक आते आते, ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी ये भी सचिव रहे ये, ठीक है। और 1882 तक आते आते इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, ठीक है। और 82 में जब इन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 1883 में इन्होंने बंगाल में जो विद्यालय था, कॉलेज था, वहां पर इन्होंने कलकत्ता में जो कॉलेज था वहां पर इन्होंने एक लेटर लिखा विद्यार्थियों के नाम, ठीक है, वहां के लोगों के नाम, भारतीयों के नाम, और उनसे कहा कि अब आप राजनीतिक रूप से जागरूक होइए और पहल करिए भारत में राजनीतिक जागरूकता की। अपनी बात रखने के लिए स्वयं को एक मंच बना के दीजिए, मंच बनाइए स्वयं के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां से आप अपनी बातें खुद शासन के सामने रख सको। 1883 में एओ ह्यूम ने लिखा। कहते हैं कि इनका करियर काफी अच्छा था, बहुत अच्छे ऑफिसर थे ये, लेकिन ये भारतीयों की तरफ इनका थोड़ा जो व्यवहार था उदार था, इसीलिए 1880 तक आते आते इनका डिमोशन होना शुरू हो गया। और 1882 में इन्होंने खुद त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। और 83 में इन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया, भारतीयों को कहा गया, विद्यार्थियों को कहा गया कि अब आप क्या करो, देखो कॉलेज का यूथ मतलब आप एक समझ ले चुके हो, ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और युवा जो होता है ना उसके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और कुछ बदलने का जो साहस होता है ना, जुनून होता है, वो भी सबसे ज्यादा होता है। तो वहां उनको प्रेरणा देना, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप आगे आइए, भारतीयों के लिए खुद एक राजनीतिक मंच बनाइए जहां शासन के सामने आप अपनी बात रख सको। 1883 में कहते तब से ही इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया था, एओ ह्यूम के ऊपर। 1884 में आ गए लॉर्ड डफरिन, ठीक है, भारत के वायसराय बन के। अब वो इनकी एक्टिविटीज के ऊपर कड़ी नजर रखते थे, ठीक, कि ये भारतीयों के साथ इनका मिलना जुलना है और बड़ा उदार इनका व्यवहार है, तो आखिर में चाहते क्या है? ये भारतीयों को इसलिए प्रेरित नहीं कर रहे थे कि ब्रिटिश के विरुद्ध रहो आप। प्रेरणा किस चीज की दी जा रही थी? राजनीतिक जागरूकता की, कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मांगे हैं आपकी, जो जेन्युइन है, उनको आप सही तरीके से शासन के सामने रखिए।
कहते हैं कि जब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, तो इतने सारे इनके पास शिकायत पत्र आए, इतने सारे लेटर्स इन्होंने जब देखे, शिकायतें उसमें की गई शासन के खिलाफ, उसमें अधिकारियों की शिकायतें, उसमें जमींदारों साहूकारों की शिकायतें, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो जनता है, अधिकांश तो कृषक समाज है भारत का, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता के अंदर शासन के विरुद्ध इतना आक्रोश फैला हुआ है कि थोड़ी सी शासन की कोई एक भूल हुई और ये सब विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। और बहुत सारे लेटर्स शिक्षित वर्ग के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि पूरे भारत का अगर अभी का माहौल देखा जाए तो माहौल कैसा है, क्रांति वाला माहौल दोबारा बन रहा है। जो 1857 में क्रांति हुई, वैसी ही एक और क्रांति भारत में होने वाली है। साफ तौर पर लेटर लिख के उन्होंने वायसराय के पास भेजा, ये जो 1857 में हो चुका दोबारा से होगा और बहुत शीघ्र होगा, और इसको समय से पूर्व रोक ले तो बेहतर है। अब जब उन्होंने ये काम किया, इसका मतलब क्या, वो पक्ष में किसके थे, शासन के थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि भारत से ब्रिटिश शासन हटे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि भारतीय अगर इस तरीके से परेशान होंगे तो भारतीयों का भी नुकसान और ब्रिटिश शासन का भी नुकसान। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, एक तरफ उन्होंने ब्रिटिश शासन से कहा कि अपनी नीतियों को थोड़ा सोच समझ के लागू कीजिए, और दूसरी तरफ भारतीयों को कहा कि आप राजनीतिक रूप से जागरूक बनिए। ठीक है, और इसी वजह से भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे वो उनका बहुत सम्मान करते थे, एओ ह्यूम का, उनकी बात का बहुत असर होता था उन पर। ठीक है, अब 1885 में जब ये हुआ कि अब इसको क्या दिशा दी जाए, जो भारतीय हैं उनके अंदर जो ये इतना जो असंतोष की भावना जो इतनी जागृत हो चुकी है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में, इसको कैसे शांत किया जाए, तब एओ ह्यूम ने वायसरॉय के सामने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीयों को प्रेरित किया जाए कि वो राजनीतिक मंच बनाए। तो उन्होंने कहा ये काम कराएगा कौन, तो सबकी दृष्टि में एक ही व्यक्ति था, कौन, एओ ह्यूम, कि यही करा सकते हैं। तो उनसे कहा गया कि ठीक है आप कराइए, और एओ ह्यूम ने साफ डफरिन को कहा, रिक्वेस्ट की उनसे कि जब एक राजनीतिक मंच का गठन हो रहा हो तो उसमें आप किसी भी तरीके से कोई दखल ना करें, इसमें रुकावट ना डालें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो अब जो भारतीय है ना, इनके अंदर है राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा। 1883 में एक बिल आया था, 1883 में एक बिल आया था, 1878 से ही भारतीयों के अंदर हलचल होनी शुरू हो गई थी, 1878 से ही। बताओ कौन कौन से एक्ट आए थे, आर्म्स एक्ट आया था, क्या कहा गया था कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, उसमें ये कहा गया था कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो यूरोपियंस की भी सुनवाई कर सकते हैं, जो ब्रिटिश हैं उनके केस की सुनवाई भी कर सकते हैं। इस बात के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने विरोध किया इस बिल का। उन्होंने कहा अच्छा, अब भारतीय जज ब्रिटिश लोगों के केसों की सुनवाई करेंगे। आप सोच के देखिए, नस्लीय सर्वोच्चता का जो एक उनके अंदर जो एक डोमिनेंस वाला जो फैक्ट था वो कितना एक्सट्रीम था। जो पर्सन जज बन गया है वो अपनी काबिलियत से बन गया है ना, उसके अंदर योग्यता है, तब वो जज है, न्यायाधीश के पद पे बैठा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिशर्स के केस की सुनवाई नहीं करने चाहिए, वो नहीं करेंगे। और फिर ये बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, रद्द करना पड़ा, और जब रद्द हो गया तो भारतीय नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमारे देश में शासन और हमारी योग्यता पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि हम एक ब्रिटिश का केस नहीं सुन सकते। वॉइसरॉय दोनों टाइम पे, ये एओ ह्यूम कभी वॉइसरॉय नहीं रहे, ये ऑफिसर रहे। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये कभी वॉइसरॉय नहीं रहे, ठीक है, ये सिविल सर्वेंट थे।
अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर इनकी ड्यूटीज होती थी, सेक्रेटरी तक के, सचिव तक के पद पे थे, ठीक है, एक सिविल सेवक थे, ठीक है। अब जब सिविल सेवक के पद पे रहेंगे तो जनता से जुड़े तो रहेंगे ही, ठीक है। 1878 का आर्म्स एक्ट आया, उसने भारतीय जनता को परेशान किया, भारतीय जनता के मन में नाराजगी। 1883 का जो इल्बर्ट बिल जब डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, उसको लेके भारतीय नाराज, कि जब पहले ब्रिटिशर नाराज हुए कि कैसा बिल बना रहे हो, भारतीय न्यायाधीश हमारे केस की सुनवाई नहीं कर सकता, जब उसको रद्द कर दिया तो भारतीय नाराज कि आपके अंदर इतनी सुपीरियरिटी है, वो भी नस्लीय भेद को इतना ज्यादा आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि एक ब्रिटिशर तो भारतीयों के ऊपर शासन भी कर ले और एक भारतीय जज होने के बावजूद केस की सुनवाई नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसने राष्ट्रवाद की भावना को और ज्यादा उग्र बना दिया। तो 1885 तक आते आते जो शिक्षित वर्ग था, ये बातें, ये एग्जाम्पल 1878 हो, 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद हो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि एक तरफ जहां राजस्व की वजह से भारतीय किसान परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ भारत का शिक्षित वर्ग ब्रिटेन की पॉलिसीज, उनके जो भी एक्ट वगैरह जो पारित हो रहे थे उस समय, उनकी वजह से भारतीय जो शिक्षित वर्ग था वो नाराज होता जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उनकी उम्मीदें क्या थी 1857 में क्रांति के समय, बताइए क्या उम्मीद कर रहे थे कि जब ब्रिटिश शासन भारत पे लागू होगा तो भारत के नागरिकों को भी अधिकार मिलेंगे। लेकिन उनकी नीतियां कैसी हैं, भेदभाव वाली नीतियां है ना भारतीयों के साथ। तो इसीलिए जो राष्ट्रवादी भावना थी भारत में वो ज्यादा जागरूक हो रही थी और शिक्षित वर्ग इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था। इसीलिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और तब इसको एक सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, के नाम पर इसका गठन किया, मतलब नाम इसको दिया गया। उन्होंने कहा, भारत के जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स की चाल है, सिर्फ ये हमारे अंदर जो राष्ट्रवादी भावना जागरूक हो रही है ना, जो नाराजगी है हमारे अंदर शासन के विरुद्ध, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उसकी सिर्फ दिशा परिवर्तित की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये हमें शांत नहीं करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया ये सेफ्टी वॉल थ्योरी क्यों कहा गया इसे, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रिटिश शामिल थे। तो ब्रिटिश के होते हुए भारतीयों की राजनीतिक रूप से जागरूकता का प्रयास, ये तो बिल्कुल असंभव सा लगता है ना, कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति होगी वो अपने उपनिवेश की जनता को राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रयास नहीं करेगी, उनको राजनीतिक रूप से जागरूक कर दे, स्वतंत्रता की मांग कर देंगे वो। अमेरिका में हुआ था ना, अमेरिका में उपनिवेश बनाए थे, 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की। फर्क इतना था कि वो अमेरिकन्स नहीं थे, वो नेटिव्स कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, यूरोप के थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका में वो जाके बसे, उनके मन में क्या आया कि अब हम अलग क्षेत्र में आ गए तो यही हमारी धरती है, यही हमारा देश है। तो उन्होंने क्या कह दिया, नाउ अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स, अमेरिका अमेरिकन का है बस। और साफ कह दिया कि हम अपने आप को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित करते हैं और अब अगर ब्रिटेन हमारे ऊपर अटैक करता है तो इसे विदेशी आक्रमण समझा जाएगा। भाई वो ब्रिटिशर थे, यूरोपियंस थे, लोकतंत्र देखते हुए आए थे वो। भारतीयों के लिए लोकतंत्र नया था, उनके लिए थोड़ी नया था। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर उपनिवेश की जनता को, भारत की जनता को अगर राजनीतिक जागरूकता दी जाए, ठीक है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर तरीके भारतीयों को सिखाए जाएं, ठीक है, तो वो उपनिवेश की जो जनता है स्वतंत्रता की मांग नहीं करनी शुरू कर देगी, कर देगी ना। तो फिर ब्रिटिशर्स क्यों हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उस समय वो होने वाली क्रांति को रोकना चाहते थे। और उन्होंने क्या सोचा, देखो ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल वही हुआ, आखिर में की तो भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग ही। समझ में आ रही है, समय लगा लेकिन स्वतंत्रता की मांग भारतीयों के द्वारा की गई। कैसे, जब बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ,
तब वो क्या कह रहे थे कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दो। जब प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे तो ब्रिटिश शासन सोच रहा था कि वैसे इनको काम डाउन रखो, शांत करके रखो, क्रांति ना करें, विद्रोह ना करें, ठीक है, हमें पिटिशंस देते रहे, प्रार्थना पत्र भेजते रहे हमारे पास, उचित लगेगा तो हम उस पर निर्णय ले लेंगे, वरना लेटर रखे रहेंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या किया, कभी रुके नहीं वो, ठीक है, पहले प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे। जब प्रतिनिधित्व की मांग की तो ब्रिटिश शासन ने उसमें आनाकानी की। फिर भारतीयों की मांग और बढ़ी, फिर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, ब्रिटिश शासन के अधीन ही हमें सुशासन दे दीजिए। तो जब सुशासन की मांग की तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपका प्रतिनिधित्व ऐसे ही बढ़ा देंगे। सुशासन की मांग स्वीकार नहीं की। फिर भारतीयों ने क्या कहा, पूर्ण स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। तब ब्रिटिश ने क्या कहा कि अब एक काम करो, अब डोमिनियन स्टेटस ले लो, अब ब्रिटिश के अधीन रह के खुद शासन कर लो। तब भारतीयों ने क्या कहा, अब अधीनता तो किसी भी तरीके से चाहिए ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो राजनीतिक मंच था ये बनाया हो अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन आखिरी में वो सफल किस तरीके से हुआ, भारत की स्वतंत्रता की मांग से। जो मैंने कल एक बात कही थी कि कभी कभी शासन की नीति हो या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो आज के हिसाब से उचित ना लगे, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज उचित लगती है अपने आप ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी को लिखिए, एक दो पॉइंट्स लिखिए। लिखिए, लास्ट लाइन क्या लिखी थी? अच्छा, हेडिंग ही बनाई है ना अभी। अच्छा लिखो, कुछ उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, कुछ उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को ब्रिटिश शासन की एक चाल समझा गया। उनके अनुसार इस संगठन के माध्यम से ब्रिटिश शासन भारतीयों की राष्ट्रवादी भावना, भारतीयों की राष्ट्रवादी भावना और ऊर्जा की भारतीयों की राष्ट्रवादी भावना और ऊर्जा की दिशा परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि ब्रिटिश शासन को पुनः क्रांति का सामना न करना पड़े। अतः यह संगठन सेफ्टी वॉल के रूप में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा करता रहेगा। सेफ्टी वॉल के रूप में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा करता रहेगा। इस सेफ्टी वॉल सिद्धांत के पक्ष
में मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट लिखो कॉन्स्पिरेसी थियरी, षड्यंत्र सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र सिद्धांत। ब्रैकेट में कॉन्स्पिरेसी भी लिख लेना, कॉन्स्पिरेसी थियरी। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखो, रजनी पामदत्त के द्वारा, रजनी पामदत्त नाम है ये, के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीयों की राष्ट्रवादी भावनाओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा गया, षड्यंत्र कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीयों की राष्ट्रवादी भावना के विरुद्ध एक षड्यंत्र कहा गया। इनका मानना था कि इस षड्यंत्र में, इनका मानना था कि इस षड्यंत्र में शासन के साथ साथ कुछ राष्ट्रवादी, कुछ भारतीय नेता भी शामिल हैं, कुछ भारतीय नेता भी शामिल हैं। कुछ भारतीय नेता भी शामिल हैं। फिर एक दो लाइन का स्पेस छोड़िए, तीसरा सिद्धांत लिखिए, तीसरा सिद्धांत लिखिए। इसे कहा जाता है लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, ठीक है, या बिजली कंडक्टर, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना भाई। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले। लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक बिजली कंडक्टर की संख्या दी गई, लाइटनिंग कंडक्टर की संख्या दी गई। इनके अनुसार देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आईएनसी लिख लेना, ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्यादा ही सही है, आप हिंदी मीडियम वाले हो, यही सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही लिखिए। अब देखो, यहीं पे एक बात कहना चाहूंगी मैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ऐसा कभी नहीं होता कि हिंदी मीडियम वालों में दिमाग कम होता है, हिम्मत कम होती है, बिल्कुल नहीं, ज्यादा होती है हिम्मत इंग्लिश वालों से। सच पता हो और फिर भी लड़ने के लिए तैयारी हो पूरी,
ठीक है, तो हिम्मत ज्यादा है मतलब। अब डिफरेंस कैसे आता है आप समझ लो। इंग्लिश वाला जब आंसर लिखेगा ना तो वो आईएनसी आईएनसी लिखेगा। अब आईएनसी लिखने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा। आप क्या लिखोगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितना समय लगा? ज्यादा। वो सेकंड्स में लिखा गया, आपको मिनट लग जाएगा, या मतलब फिर भी ज्यादा ही सेकंड्स हो जाएंगे, बहुत फर्क हो जाएगा। अब आप सोचिए, अब आप एक आंसर जब कंप्लीट करोगे अपना तो कहीं ना कहीं ये टाइम डिफरेंस क्रिएट होता है, टाइम डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही टाइम डिफरेंस फिर प्रेशर क्रिएट कर देता है वहां पर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसलिए आगे जाके पूरी तरीके से सफलता ना मिले, उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो प्रेशर हैंडल नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको डे 1 से, जिस दिन से मेरी पहली क्लास थी उसी दिन से मैं आपको बोल रही हूं, प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितनी प्रिपरेशन जरूरी है उतनी प्रैक्टिस जरूरी है। साल भर पढ़ाई करके आखिरी के 2 महीनों में प्रैक्टिस करोगे तो वहां जाके डर लगेगा, पेपर देख के हाथ कांपेंगे, ठीक है। ओएमआर शीट फिल करते टाइम जब जब फिल करोगे ना हाथ कांपते रहेंगे ए की जगह बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। घबराहट ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आने के बाद बोलते हैं मैम पेपर तो ठीक था, लास्ट लास्ट के जब 15-20 मिनट बचे ना प्रेशर इतना क्रिएट हो गया, एकदम ऐसा लगा घबराहट सी हो गई, वॉमिटिंग हो गई। हो जाती है बच्चों को, होती है, ठीक है। पहले से 2-3 दवाइयां साथ में लेके जाते हैं कि पहले से एक आधी तो खा ही लो वहां जाके तबीयत खराब ना हो, तो उसी दवाई का ही असर हो जाता है फिर। समझ रहे हो आप? इसीलिए कहा जा रहा है। आपको पता है इतिहास कितनी मदद करता है आपको यूपीएससी क्लियर करने में? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ऐसे ऐसे सुल्तान, ठीक है, युद्ध में जाने से पहले अपना हुलिया ऐसा बनाते थे, वो सामने से जो लड़ने वाला है ना वो हुलिया देख के, उनकी हालत देख के आधा युद्ध वहीं वहीं जीत जाते थे ये सुल्तान। डरा देते थे, इतना इतना खौफ पैदा कर देते थे कि आधा युद्ध तो डरा के जीत लिया। समझ रहे हो आप? यूपीएससी वही करता है, आधी लड़ाई वहीं हरा देता है वो, डरा के। और हिंदी मीडियम वालों को तो ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं साफ बोल रही हूँ। अभी लिखने का ही देख लो, आपको प्रमाणित हो गया ना ये बात कि लिखने में भी कितना फर्क आएगा। और एक बात और ध्यान देना, अब आप ये कहोगे कि मैम कोई बात नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखने में इतना स्पेस चला गया, यहां से यहां तक 150 शब्द जल्दी पूरे हो जाएंगे हमारे, 10 बार आइए यही लिख देंगे हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सोचिए आप, आपके पास वर्ड लिमिट सिर्फ 150 होगी, 250 होगी। मान लीजिए 150 शब्द वाला क्वेश्चन आ गया, आपने 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिख दिया, ठीक है, 15 शब्द गए, स्पेस गया इतना और बात जो कहनी थी वो अधूरी रह गई। तो यूपीएससी जो है ना वो सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा तो है ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट की भी परीक्षा है। और वो ये भी देखता है कम शब्दों में कम समय में पूरी बात, आधी अधूरी नहीं, पूरी बात जितनी प्रश्न में पूछी गई है उतनी पूरी बात आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज की परीक्षा है वो। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर 2 घंटे पढ़ने में लगा रहे हो तो 2 घंटे प्रैक्टिस करो, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 6 घंटे प्रैक्टिस करो, और करके देखो, तुम्हारा कोई पेपर रोक दे तो बताना। और यही काम नहीं होता है बस। आपको लगता है दिन के 10 घंटे पढ़ लें, ठीक है, और हर रोज 10 घंटे पढ़ ही लें बस, 2 घंटे प्रैक्टिस भी ना करें, 2 घंटे भी प्रैक्टिस ना करें, आप सोच के देखिए। जिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी है वही पार्ट तो छोड़ देते हैं, फिर कैसे होगा?
आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं ना, एक काम करिए, आप 1 साल ऐसे तैयारी करके देखिए, 1 साल बाद अपने आप को देखिएगा कहाँ होंगे आप। ठीक है, इसको मूल मंत्र बना के चलिए और आप प्रैक्टिस करके देखिए और फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा। अगर मैं कह रही हूँ 6 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे आपने क्लास अटेंड की, तो 6 घंटे अगले 6 घंटे उसके रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस को दे दो। रिवीजन भी चलो उसमें शामिल कर दो और प्रैक्टिस को दे दो। PYQ सॉल्व करो, PT मेंस, दोनों की प्रैक्टिस साथ में लेकर चलो, फिर देखो ऐसे कैसे नहीं हो। समय और परिस्थिति हर बार आपका साथ नहीं देगी, मैं सही बता रही हूँ, चाहे कितने भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो। जब परिस्थितियां बदलती हैं ना, तो सारी काबिलियत दरी की दरी रह जाती है। आप चाहकर भी उस डायरेक्शन में फिर दोबारा प्रयास नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रही हूँ अभी मौका है तो गंवाना नहीं है इसको, और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, तो लिखिए इसे। IAS बनने के लिए तैयार हैं आप सभी? अरे बोल तो कम से कम थोड़ी एनर्जी से दो। यहाँ तो भारतीयों ने पूरा राजनीतिक मंच बना दिया, अगर उनमें आप नेता होते तो क्या होता बताइए। गंभीर मामला हो जाता ये। लिखिए अभी, चलिए भाई, ऑनलाइन वाले तो कम से कम हाँ बोल दें। ठीक है, चलिए, तो लास्ट लाइन क्या लिखी थी बताइए? ठीक है, लिखिए, इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने में भूमिका निभाएगा। देखो उनका नजरिया कितना पॉजिटिव, उन्होंने क्या सोचा कि छोड़ो ब्रिटिशर्स की इंटेंशन क्या है, शासन का मेन उद्देश्य जो भी हो इसके गठन में, समझ रहे हो, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनका दृष्टिकोण क्या था, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जिससे अखिल भारतीय स्तर पर भारतीयों को जागरूकता दिलाने में मदद मिलेगी। और सोचिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वहां पर जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है उसमें ब्रिटिश शासन कभी दखल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के सहयोग से तो गठित हुआ था। भाई आप खुद कोई चीज बना रहे हो, उसकी कार्रवाई में आप दखल करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आपके सहयोगी नहीं, आपके सहयोग से तो इसका गठन हुआ है, तो अब आप उस चीज के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम काम करेंगे, चिंता ही मत करो, बस एक बार प्लेटफॉर्म बन जाने दो। समझ रहे हो? एक बार प्लेटफॉर्म बन जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, उनका मानना क्या था कि ये जो राजनीतिक मंच बनेगा ये भारतीयों को एकजुट करने में, जो कि इतना विविधतापूर्ण देश है, इसको एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लोगों को प्रेरित करेगा, राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बड़ी बात थी ये। जो क्षेत्रीय मतलब मुद्दों से जुड़े हुए लोग हों उनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, जैसे पहले आज से 30-35 साल पहले तक ही जब कोई दूसरे क्षेत्र से आ जाते थे, दूसरे स्टेट से आ जाते थे, तो क्या कहते, परदेसी आए जी, परदेसी शब्द इस्तेमाल होता था दूसरे देश से, परदेश से। आज परदेसी किसे कहा जाता है? जो इंडिया के बाहर से है। क्यों? क्योंकि आज हमने अपनी सीमाएं क्या मान ली? पूरा भारत। और पहले सीमा क्या मानी जाती थी? अपना क्षेत्र। समझ रहे हो? वही अपना देश होता था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। लिखो, उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए
एक अच्छा अवसर माना, एक अच्छा अवसर माना। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर सिद्धांत, इसका गठन भी हो गया। अब दो चीजें बच गई हैं, एक पॉइंट बचा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व इससे पूर्व जो भी राजनीतिक संगठन भारत में मौजूद थे उनके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, राजनीतिक संगठन या संगठन लिख लेते हैं। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैं ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे एनर्जी सेव करूंगी थोड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, उनके स्थान, उनके अध्यक्ष, इनकी लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट आपको दे दी जाए, सही रहेगा, लिखवाने से बेहतर है। हाँ, देखो अधिवेशन तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ मेन मेन लिखने हैं, या आप लिखने को तैयार हो, सज्ज हो, तैयार हो लिखने के लिए? तो चलो पहला हम एक लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन बने उनकी डिटेल लिखते हैं। तो एक हेडिंग लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दो और फिर लिखो लिखिए पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक एक अखिल भारतीय स्तर का, एक अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक मंच था, अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक मंच था जिसने क्षेत्रीयता और वर्ग विशेष, क्षेत्रीयता और वर्ग विशेष से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता और वर्ग विशेष से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाने और भारतीयों की मांग शासन तक पहुंचाने का, और भारतीयों की मांग शासन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भी भारतीय संगठित होने लगे थे, परंतु संगठित होने लगे थे परंतु क्योंकि वे एक वर्ग विशेष और क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, क्योंकि वे एक वर्ग विशेष और क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिक योगदान नहीं दे सके। राष्ट्रीय स्तर पर अधिक योगदान नहीं दे सके। अब लिखो हेडिंग, राष्ट्रीय स्तर पर अधिक योगदान नहीं दे सके। अब हेडिंग लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व के संगठन, पूर्व में गठित संगठन।
कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है। अब एक लिस्ट बनाते हैं, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। तो पहले आप लिखोगे संगठन, ठीक, फिर किस वर्ष में गठन हुआ उसका, ठीक है, फिर उसका उद्देश्य और महत्वपूर्ण नेता। आया समझ में कैसे बनाना है? ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे नंबर इधर नंबरिंग करते रहना और इधर लिखते रहना। ये वाला कॉलम थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ये तो इसका स्पेस कम रख देना। सबसे पहले लिखो ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ठीक है। 1851, ठीक है। इसका उद्देश्य था, ये जमींदारों के हित के लिए बनाई गई थी, जो जमींदार वर्ग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है। तो बनाया भी उन्होंने ही था, ठीक है। तो ये लिखो, ये भूस्वामियों, जमींदारों, भूस्वामियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भूस्वामियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसके महत्वपूर्ण नेता में लिखिए राधाकांत देव, राधाकांत देव, एक नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखिए बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, यहाँ पे सेकंड नंबर, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। 1852, 1852, उद्देश्य लिखिए, यह क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता के लिए गठित किया गया था। इसके महत्वपूर्ण नेताओं में लिखिए, एक मिनट रुकिए, ऑनलाइन वाले भी सभी बना रहे हैं ना नोट साथ में। क्षेत्रीय राजनीतिक जागरूकता, यहाँ पे राधाकांत देव लिखा है, इसके साथ एक नाम और लिख लो। हालांकि मेन तो यही है, जब भी पूछा जाएगा राधाकांत देव ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। इनके साथ किसी का नाम पूछा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर भी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, इनको आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। मेन यही थे। बॉम्बे एसोसिएशन में लिखो जगन्नाथ शंकर सेठ, शंकर सेठ, ये मेन है, ठीक है।
इनके साथ लिखो नौरोजी फरदौनजी, नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, विनायक शंकर सेठ इत्यादि। नेक्स्ट लिखिए, ये दोनों लिख लिए, ये सारे नाम, हाँ लिख, हट जाती, लिखो फटाफट। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, विनायक शंकर सेठ, ये मेन है, जगन्नाथ शंकर सेठ है, ये विनायक शंकर सेठ है। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। इसका भी उद्देश्य यही है, क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता। इनके नेता का नाम लिखिए, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, लक्ष्मी नरसू चेट्टी। उद्देश्य सेम इधर, ये 1852। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ नंबर, लिखो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866। इसका स्थान भी यहीं पर लिख लीजिए, लंदन में बनी थी ये, ठीक है। कहां पर थी ये? लंदन में, लंदन में बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? ईस्ट इंडियन, ठीक है। उद्देश्य इसका था भारतीयों के हित के लिए, भारतीयों के कल्याण के लिए। और इसके महत्वपूर्ण नेता थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट लिखिए, अब ये ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखे द इंडियन एसोसिएशन, इसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे लिखिए, नहीं ये है ईस्ट इंडियन जो लंदन में बनी थी। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूं उसे कहा जाता है द इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसी को इंडियन, ब्रैकेट में लिख लो, इसी को इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल। अब देखो ये ईस्ट इंडियन है, ये इंडियन नेशनल है, समझ गए डिफरेंस? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 1876 में और इसका गठन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता। इनके इसका उद्देश्य ये मेनली जो बना था राजनीतिक रूप से जागरूकता के लिए और सामाजिक सुधार के लिए। लिखो राजनीतिक जागरूकता,
भारतीयों का विकास एवं सुधार। इसके महत्वपूर्ण नेता में लिखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और आनंद मोहन बोस। मोहन बोस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिखो मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, एटीन 1884 कहाँ पे गठन हुआ इसका? मद्रास में। मद्रास महाजन सभा। हाँ लिख तो लिया आपने, दोबारा मत लिखिए। अच्छा ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों का विकास और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। लिखो सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार उद्देश्य में। सामाजिक सुधार व भारतीयों का विकास। तीन महत्वपूर्ण इनके नेता हैं, बाकी और भी लोग जुड़े थे। लिखो एम वीर राघवाचार्य, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, चारी भी लिखते हैं, चार्यार भी लिखते हैं, वीर राघवाचारी या सुब्रमण्यम अय्यर, और पी आनंद चारुलू। ठीक है, और लिख देना इत्यादि व अन्य, व अन्य। ये तीन मेन नाम है, पूछे जाते हैं, यही तीन पूछे जाते हैं मेनली। चारुलू। नेक्स्ट लिखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका गठन लिखो 1885। उद्देश्य यही लिखो, सामाजिक सुधार व विकास। सामाजिक सुधार और विकास। महत्वपूर्ण नेताओं में लिखिए केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, ये तीन नाम। ठीक है, और उसके बाद 1885 में कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिसंबर। ठीक। अच्छा एक बार याद करिए, सारा दोहराइए अभी, तुरंत तुरंत। सबसे पहला, हाँ बोल बोल के पढ़िए, जल्दी याद हो जाएगा। पहला था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। चलो थोड़ी हेल्प करती हूँ मैं आपकी। एक
मैप बनाते हैं, ठीक है? आप भी बना लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा, आपको भी याद करने में आसानी होगी। अब मैप में लोकेशन फिल करते जाइए। सबसे पहले क्या लिखा था हमने? ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन, ठीक है? तो ये ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन, ये नंबर 1 यहां पर लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे 1 नंबर क्यों लिखा है? लिस्ट में इसका नंबर 1 है, ठीक है? अब बताइए, ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन गठन कब हुआ इसका? 1851 में। और ये जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो भूस्वामी वर्ग हुआ करता था, जमींदार वर्ग होता था, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था। आपने ये लिस्ट बनाने से पहले एक लाइन लिखी थी, उसमें क्या लिखा था? वर्ग विशेष और क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, है ना? तो पहला ये जो है, ये कौन से वर्ग के लिए था? ये भूस्वामी वर्ग के लिए था, जमींदारों के लिए था। इन्होंने संगठन इसीलिए बनाया था ताकि ये अपनी बात, एक ऐसा मंच बनाए जहां पर ये सब लोग मिलके, बंगाल के लोग, बंगाल के जमींदार लोग, बंगाल के भूस्वामी, ठीक है, वहां पर अपनी बात रख सके, ठीक है? क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा शोषण हो रहा था। ब्रिटिश इनके ऊपर तो सप्रेशन कर ही रहे थे ना, दबाव डालते थे, है ना? जमींदारों को परेशान किया जाता था, किस लिए? कि आपको निश्चित तिथि पर, निश्चित समय पर आपको निश्चित राजस्व अदा करना है। और ये इसलिए परेशान थे क्योंकि इसी क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी भू राजस्व नीति थी? स्थायी बंदोबस्त था। और स्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व की दर निश्चित की गई थी, वो किस पर निश्चित की गई थी? जमींदार पर। और उनके ऊपर ही ये नियम लागू था, जो एक निश्चित दिन जो कर दिया जाता था, निश्चित तिथि होती थी, कहा जाता था सूर्यास्त से पहले अगर आपने राजस्व जमा कर दिया तो अगले वर्ष भी जमींदारी आपकी, आपकी पीढ़ियां उसको, उस अधिकार को रखें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले अगर राजस्व जमा नहीं किया तो अगले दिन क्या हो जाएगा? जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये एक मेंटल प्रेशर होता था। बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, फिर सूखे के बाद वो अकाल वाली स्थिति हो गई, लोग भूख से मरने लगे। ऐसे में क्या ही राजस्व वसूल सकते हैं किसानों से? तो जमींदार भी परेशान होते थे ब्रिटिश नीतियों से। तो उन्होंने अपने लिए बंगाल में एक एसोसिएशन बनाई थी, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन बंगाल एसोसिएशन, 1851, भूस्वामियों के लिए थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राधाकांत देव। और उनके सहयोगी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? उसके बाद दूसरा बंगाल बॉम्बे एसोसिएशन। तो एक पहले बंगाल में बन गया, दूसरा फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है? ये क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता के लिए बनाया गया था। और इनके नेता कौन थे? जगन्नाथ शंकर सेठ, नौरोजी फरदौंजी, दादा भाई नौरोजी और विनायक शंकर सेठ, ठीक है? ये क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक मंच था, क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक मंच था। तीसरा कहां पहुंच गए? मद्रास। अब एक आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, देखो, यही 3 प्रेसिडेंसी एरियाज थे, बंगाल, मुंबई और मद्रास। मेंस के लायक एक क्वेश्चन आया, कैसे? कि भारत में राजनीतिक जागरूकता के भी ये 3 ही केंद्र मुख्य क्यों रहे? क्यों नहीं पूरी भारत में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, एक समानता देखने को मिली राजनीतिक जागरूकता में? क्योंकि ब्रिटेन के प्रशासनिक केंद्र थे ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। जहां जहां प्रेसिडेंसीज थी, उन प्रेसिडेंसी एरिया में ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट बाकी क्षेत्रों की तुलना में
ज्यादा किया। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा हुआ। जहां शिक्षा का स्तर और विकास ज्यादा होगा वहां पर जागरूकता भी सबसे पहले ही आएगी। समझ में आया? तो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से कि ये जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र हैं बंगाल, बंबई और मद्रास, यहीं पर राजनीतिक जागरूकता पहले क्यों आई, यही मुख्य केंद्र क्यों रहे? समाज और धर्म में जब सुधारवादी आंदोलन चले थे तब भी सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन में यही 3 मुख्य केंद्र रहे। समझ में आई बात? ठीक है। तो तीसरा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास के नेटिव्स के लिए थी ये, समझ लीजिए। 1852 में गठन इसका हुआ और किसके द्वारा गठन किया गया? गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है। उसके बाद जल्दी बताइए, टाइम ओवर हो रहा है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। अब इसका नाम ही कैसा है? ईस्ट इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया है वो कहां से आए होंगे? वेस्ट से होगा। ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो ये कहां बना? लंदन में बना। भारतीय के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? दादा भाई नौरोजी। कब बना? 1866 में। नेक्स्ट, द इंडियन एसोसिएशन। अब ये द इंडियन एसोसिएशन है। इट वाज आल्सो नोन एज इंडियन नेशनल, अच्छा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक। फोर्थ वाला तो लंदन में था। अब भारत में लंदन ले आए, ब्रिटेन वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमसे बिना पूछे सीमा अधिग्रहण कर लिया आपने, लंदन को ही ले आए। हम तो सोचे भारतीयों की नजर लाहौर तक सीमित है। चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो हो रहा है वैसे, वो हो रहा है। बहुत सारे इंडियंस वैसे भी वहां जाके नौकरी कर रहे हैं, वहां का रेवेन्यू जनरेट कर करके इंडिया में भेज रहे हैं। बिल्कुल, अब और क्या ही बदला लेंगे आप बताइए। ठीक है। अच्छा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, ये भी भारतीयों के कल्याण के लिए बने, भारत में, ठीक है, विकास के लिए। हाँ, ये बने कलकत्ता में। और कौन कौन से लीडर थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अब देखो यहां तक याद हो गया। उसके बाद ये सोचना कि 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उससे जस्ट पहले, कुछ ही समय पहले 2 और गठित हुए थे। एक मद्रास महाजन सभा, ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 भी लिख देते हैं, कलकत्ता, यहाँ पर नंबर 6 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर 7 लिख देते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? 3 ही सेंटर है ना। मद्रास महाजन सभा सामाजिक सुधार के लिए बना, मुख्य इसका उद्देश्य था भारतीयों का विकास और सुधार। और 3 नेता कौन कौन से थे फटाफट बताइए? M.V. राघवाचारी, राघवाचार्यार भी लिखते हैं, है ना, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चारुलू। उसके बाद बंबई एसोसिएशन, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, नाम भी क्या है देखो, इसमें और उसमें फर्क है। एक बॉम्बे एसोसिएशन था, ये बंबई प्रेसिडेंसी, ये ध्यान रखना। इसका गठन कब हुआ था? 52 में। और इसका बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले। ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 1885 में। और इसके मुख्य महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कांग्रेस से पहले भारत में जो राजनीतिक मतलब ये संगठन बने या जो भी संगठन बने उनके उदाहरण हैं। और भी बने लेकिन ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिवीजन करके आए। अच्छा, आपने हाथ क्यों जोड़े कि बस मैम बहुत आज के लिए ऐसे? अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। ऑनलाइन में भी सभी बच्चे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आज दिया है आपको, ठीक है, हालांकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए थे लेकिन आंसर के फॉर्मेट में आप उसको प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच।